Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। अब से लेकर 7 बजे तक हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम उदयन। धन्यवाद सोनू, थैंक्स राजेश। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Key domestic indices scale new highs. Sensex finishes above 67,500 mark. Nifty ends near 20,000 level. Rupee appreciates 10 paise against the dollar. And India and Japan to enter partnership for decarbonization and green energy steel production. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक नई ऊंचाइयों पर। सेंसेक्स 67,500 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 20,000 के स्तर के करीब रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती पर रहा और भारत और जापान स्टील उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भागीदारी करेंगे। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। पिछले सत्र की तेजी को आगे बढ़ाते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। 0.71% की कुल तेजी से 474 अंकों की छलांग लगाते हुए सेंसेक्स 67,572 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेजी दर्ज करता हुआ पहली बार 20,000 के स्तर के करीब पहुंच गया। 0.74% की तेजी से 146 अंकों की बढ़त से निफ्टी 19,979 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 0.19% की बढ़त में रहा और मिड कैप सूचकांक 0.05% की वृद्धि पर बंद हुआ। Key domestic benchmark indices scaled new highs today amid mixed global cues. Extending its gaining streak of the previous session, the BSE Sensex closed at a new record peak. It gained 474 points, or 0.71%, to finish at 67,572. Similarly, the Nifty 50 at the National Stock Exchange galloped to settle close to 20,000 mark for the first time. The index gained 146 points, or 0.74%, to end at 19,979. In the broader market at the BSE, the small cap index rose 0.19% and mid cap index climbed 0.05%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 firms appreciated while those of 8 depreciated. Among the top gainers, ITC inched up 2.8%, followed by Kotak Bank, which climbed 2.7%. ICICI Bank gained 2.2%. On the other hand, Infosys declined 1.7%, Ultratech Cement fell 1.2%, and HCL Tech slipped 1.1%. In sectoral indices at BSE, 13 sectors logged gains, while 7 witnessed losses. FMCG index surged 1.5%, Bankex sector rose 1.4%, and healthcare index added 1.1%. On the other hand, IT index declined 0.8%, tech sector fell 0.5%, and oil and gas slipped 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 1,748 companies rose, while those of 1,632 fell. A total of 132 shares remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 99 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.15 पर था। क्या कहेंगे आप उदयन, जो हम एक अद्भुत मोमेंटम देख रहे हैं बाजार में, लगातार तेजी बनी हुई है। पिछले सप्ताह 66,000 को क्रॉस किया बाजार ने और इस सप्ताह हम देख रहे हैं कि 67,000 को क्रॉस करके उस लेवल पर बंद भी हुआ है, कल भी और आज और कंसोलिडेट हुआ है इस लेवल के ऊपर। से आपको लगता है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं उनको क्रॉस करने की भी एक मजबूती है बाजार में, इस समय मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये सेंटिमेंट ड्रिवन ज्यादा है और दूसरी चीजों जिसे आप देखिए ना, अगर एक महीने में आपके फंडामेंटल्स में तो जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक बार एक नई ऊंचाई को छू रहा है और पिछले जो 4,000 पॉइंट्स जो सेंसेक्स में, वो तो कुछ ही दिनों में हुआ है। तो इसके मुख्य कारण तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम भारत में जो हमारे इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, ज्यादातर केस में रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है और जो कि मेरे ख्याल से अब मार्केट में बेक्ड इन हो चुका होगा। जहां पे चैलेंजेस हमें दिखने थे वो दिख रहे हैं, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। जैसे कि हमें मालूम है कि आईटी सेक्टर में चैलेंज है, जो कि इन्फोसिस के रिजल्ट से दिख रहा है और उनकी गाइडेंस से दिख रहा है। हमारे एफएमसीजी कंपनीज पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पे दबाव आ सकती है या आ रही है, वो हमें दिख रहा है यूनिलीवर के रिजल्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट से। तो ये जो है वहां पे कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आ रही है। बाकी यूएस से, अमेरिका से जो एक उम्मीद बन रही, जो सेंटिमेंट ये है कि ये फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट में वृद्धि के बारे में बात होती है, शायद आगे उतनी अग्रेसिवली ना करें, ये एक उम्मीद बन रही है, जिसकी वजह से एक रिस्क और ज्यादा हायर रिस्क बिहेवियर की तरफ, इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखा जा रहा है। एंड फाइनली चाइना में उस हिसाब से इकोनॉमिक रिबाउंड नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया एक विकल्प के रूप में और मजबूती से सामने आ रही है। तो ये कुछ बातें हैं। और फाइनली हमारे जो बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिलायंस हो या इंडेक्स में, वो वहां से हेडलाइंस अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं, उसके वजह से ये सब कुछ कारणें हैं जिसकी वजह से आप वो उछाल देख रहे हैं इंडेक्स में। So then it seems that the Nifty 50 is taking inspiration from Chandrayaan-3 and skyrocketing into uncharted territory, and the magical figure of 20,000 is not far away. Given the fact, as Sonu also mentioned and you also commented on that we have strong global market cues, we have signs of an end to the US Federal Reserve's rate tightening cycle, and most importantly, and this is what I would like you to comment on, strong foreign investor inflows. What do you have to say? Yeah, absolutely, Rajesh, and that's been a hallmark of the recent upsurge. You know, a lot of experts are pointing out that when 2023 began, it wasn't so much of in the beginning months, in the first 2 months or so, it was not so much of positive foreign investor, institutional investor sentiment, but that catch-up has probably happened, and because of the reason that we just discussed. And but these things, Rajesh, only have so much of legs, you know. Sometimes, you know, if you feel excited and you're running fast, there's only so much of running fast that you can do at a particular point of time. So obviously there's no doubt at some point there'll be some level of consolidation. But we'll take this, and you know, there's no, nobody should be expecting the market to retrace steps in a very significant way, because we are, whether people like it or not, Indians will like it. We're still the figure of 6.4 or whatever percentage economic growth rate, which is being projected by some institutions, it's shining amongst all other areas. People in some countries, like in the UK, where the inflation rate has come down a little bit, they're already feeling good about it. Now, ours,
ours is we are growing. The positive headline is coming from growth rates. It's standing out. So therefore, that will keep moving ahead. So even if the market consolidates at some point, which it is bound to, then we still have every reason to be optimistic. So that rate, economic growth rate that's being projected, and whose evidence that we are seeing is on, and that will keep taking us forward. So उदयन, जैसे आपने कहा कि सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग लग रहा है भारतीय बाजार में, क्योंकि अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो वी हैव बीन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग. आज भी हमारा आउट परफॉर्मेंस है. मोस्टली सारे एशियन मार्केट्स गिरे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ इतना उछाल आया है. और अपार्ट फ्रॉम सेंटिमेंट, ये जो सेंटिमेंट है ये भी आप कह रहे हैं कि मैक्रो से प्रभावित हुआ है, चाहे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ऑफ कोर्स जीडीपी प्रोजेक्शंस जो आप बता रहे हैं 6.4%, वो भी अभी के जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें काफी हाई है. जीएसटी कलेक्शंस इतने जो रोबस्ट है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो आपको लगता है जो फिस्कल पोजीशन है भारत की वो भी इस समय बहुत स्ट्रांग है और वो भी इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, हम बात इंडेक्स के बारे में कर रहे हैं, जो कि सबसे 50 निफ्टी के केस में 50 सबसे बड़ी कंपनी. अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में बात करें तो वो अगले 50, उसके बाद की जो 50 कंपनियां हैं. तो नेचुरली जब भी माहौल अच्छा होता है या पॉजिटिव रहता है, तो ये कंपनियां पहले ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को पहले कैच करती हैं. तो जाहिर है, आप जब एक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तब आपको वो जो उछाल मिल रहा है, जो सबसे सक्षम कंपनियां हैं, जिनके पास टैलेंट है, कैपिटल है, सब कुछ है, तो वहां से आपको ग्रोथ के आप हिस्सेदारी करते हैं. पर ये टोटली चेंज हो जाता है जब आप अलग दूसरे किस्म के मझौले या छोटे उद्योगों को या उस टाइप की कंपनी के बारे में चले जाते हैं. तो वहां पे एक ब्रॉड ब्रश के साथ आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, कि डिपेंड करता है वो कौन से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से मार्केट को सर्विस कर रहे हैं. मान लीजिए कोई कंपनी है जो अपने उत्पाद को यूक्रेन या रशिया जैसे, रूस जैसे देशों में अगर निर्यात कर रहे थे, तो उन पे तो असर पड़ेगा ना. और मान लीजिए आप वेस्ट में आप निर्यात कर रहे थे, वहां पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाती है या टेपेड हो जाती है, तो वहां पे एक असर पड़ेगा. तो जब टॉप मोस्ट कंपनीज जो होती हैं, जो हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं, नेचुरली वो बेनिफिट करती हैं, और हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और मार्केट्स के सेंटिमेंट्स वहीं से डिटरमिन होते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उसी लेवल पे हैं. पर इस प्रोग्राम को सुनने वालों के लिए वही 50, 100 या 200 कंपनियां इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए वो रेलेवेंट है. पर अगर आप इकोनॉमी वाइज देखें तो वो दूसरे जो कंपनी जो छोटे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. So then would you... छोटी कंपनियों में आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है इन्वेस्टर्स को? देखिए, वहां पे टिपिकली क्या होता है, जब बड़ी कंपनियां की वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो जाती हैं, जो कि हो जाएंगी, ऐसे माहौल में जब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो टिपिकली क्या होगा, जो बड़ी कंपनियां होंगी, लार्ज कैप होंगी, वो उसमें आपको वैल्यूएशन स्ट्रेच लगेगा. तब आप हायर रिस्क लेके मिड कैप में जाएंगे. वहां पे भी जब स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क आप ज्यादा ले रहे हैं, और आपके पास ऑल्टरनेटिव विकल्प भी कम होते चले जाएंगे. स्मॉल कैप में आप जब जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो रैली चल रही थी वो अब इतनी आगे बढ़ गई है कि वहां पे आपके पास धीरे धीरे करके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कम होते चले जाते हैं. तो तब जो इन्वेस्टर होता है वो दूसरे एसेट क्लास में ढूंढ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है. तो कुछ लोगों का मानना है कि आगे चल के, अगर थोड़े दिन आगे चल के, हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग का भी एक ब्रीफ पीरियड दिखे, जहां पे इन्वेस्टर जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा बुक करके, या जो इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेज कर रहे हैं वो थोड़ा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके निकल सकते हैं. ये लोगों का भी मानना है. So then perhaps what you are saying is corroborated by mid-cap index climbing only 0.05% today. So in the given scenario that we have today, would you advocate staying light
on positions as we head into, as I said earlier, uncharted territory with overbought conditions, and take a pragmatic approach while reaching the milestone of 20,000? Well, it depends on the kind of investor you're talking about, Rajesh. So if you are a direct investor then you should be looking at individual stories and not go, take a sectoral kind of a view and buy all stocks in a particular sector. The other thing is, when markets are running up like this, never make a very big bet. We are talking about retail individual investors. We're not talking about institutional investors. So you should not make very big bets and concentrated bets. So there's for one small area where there are probably 4 or 5 decent stocks, and you put all the money there, or you get a large money from somewhere. You sell something and you get some money, or you get a bonus or something like that. You shouldn't put it in one big place. You should maybe, gradually put the money, or if you're doing some mutual funds, you go through a systematic transfer plan where you put the money in a liquid fund or a short-term debt fund or whatever, and the money every fortnight or whatever month goes to the fund of this. So what would be your suggestion now to our listeners? So should they, like one of our experts said, this is the time to, sell and do some profit booking. And when the right time comes then go ahead and buy some more stocks. So what would you advocate? Well, Rajesh, it's not a bad thought, but if you are comfortable, if you're one of those investors who's got like 10-15 stocks, then it's a good. Then that means you know what you're doing. You've understood it, and you're used to the market. Then what you can do, what has probably happened is your risk profile, the risk that you bargained for, which you're comfortable with, you're already taking more risk, because your portfolio would have got skewed toward equities or stocks quite more than what you would have otherwise liked. So profit booking may not be a bad idea. You can book some profits, either keep it in a liquid fund or whatever, or you look for interesting debt options. So which is basically what I'm talking about is what's called portfolio rebalancing. So it's a good time to do portfolio rebalancing if you're a direct investor. If you're doing it for a long-term sort of a goal through mutual funds, through SIP, you need not bother, because it's like an automated investment discipline. Those people don't need to bother about whether the market is going up or down. You just have to look at the benchmark once in a year and see how it's performing. So it depends on the kind of investor we are talking about. So passive investors के लिए एक golden period है, कह सकते हैं ये. Absolutely. वो हम जैसे लोगों को, क्योंकि सुनो, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे देश में जितने लोगों को भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने चाहिए, छोटे अमाउंट में ही लगाने चाहिए, उतने वो लगाते नहीं है. बहुत कम अमाउंट है लोग जो कि स्टॉक मार्केट से फायदा उठाते हैं. तो अगर आपको खतरा लगता है या अनईजी लगता है, तो पैसिव इन्वेस्टिंग, बेसिकली इंडेक्स फंड या ईटीएफ से महीने में आप 500-1000 रुपए लगाते चले जाइए, और वो ऑटोमेटेड हो जाता है. एसआईपी जो है, या खुद अपने डिसिप्लिन से आप करते हैं, और आप उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि ये इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है. जब से सेंसेक्स सन 79 से स्टार्ट हुआ है, तब वो 100 में था. आज कहाँ पे आप देखिए, उतना गुना कर दीजिए. उस वक्त अगर आप 1000 रुपए अगर आपने लगाए होते, तो आज आप देख लीजिए कहाँ पे पहुंच गया होता. तो इंडेक्स, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है और चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, तो इंडेक्स इज वेरी गुड, क्योंकि आप अपने जो निवेश को भारत की प्रगति के साथ जोड़ रहे हैं. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. जी. और आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. जैसा हमने कहा था, आउट परफॉर्मेंस रही आज भारतीय बाजार की. अन्य एशियाई बाजारों में आज चौतरफा गिरावट का रुख था. जापान के निकेई में सबसे अधिक 1.3% गिरावट आई. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% के नुकसान में रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% गिरकर बंद हुआ, और हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% की गिरावट में रहा. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक बिना किसी नुकसान के बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में तेजी का रुख था. लंदन का फुट्सी 0.8% के उछाल पर था. फ्रांस का कैक 0.4% की वृद्धि पर था, और जर्मनी के डैक्स में भी 0.3% की बढ़त चल रही थी. US stocks advanced slightly yesterday. The Dow Jones
Industrial average gained 0.3%. The S&P 500 index rose 0.2%, and Nasdaq Composite ended flat. Uden, world share market shuffled sideways today as investors looked ahead to a clutch of key central bank meetings next week. And there has been Netflix and Tesla which have not given good figures. In fact, disappointing earning figures have been given by them, which has pushed the Wall Street futures lower. So given this scenario, what could be on the anvil in the coming days? I think, Rajesh, people are, out there, and also people, investors who look to international markets, they're looking for cues. They're looking for clues and cues from central banks, as you mentioned, but mostly from Federal Reserve. They would want to know how many hikes in interest rates is the Federal Reserve looking at. Is there a chance that they might soften up their position a little bit? Because if you look at the retail sales, you look at inflation, it looks that things are moderating a little bit out there, and there's this hope among many market players that Fed might start indicating a little bit of a pause. Now, there are a lot of things on which these things depend in the US, things like housing prices and stuff like that. So people will be not only watching the narrative that's coming out of the Federal Reserve and its various governors, but also some of these inflation-related data and things like jobs data, which still is pretty okay in the US. It's pretty good so far. So they're talking about this soft landing where, you slow down, but you don't, the economic growth moderates, but it never goes to get inside a trough. So every time people feel a little positive about it in the US, they start talking about soft landing. So that whole soft landing bit, if people start believing in it a lot more than what it is now, then you'll again see a bounce in the markets, a much greater bounce in the markets in the US. And by definition, then that optimism, that euphoria will get also, get transmitted to markets like ours. बहुत ही ब्रीफली आपको लगता है कि मॉनेटरी ईजिंग की जो एक एक्सपेक्टेशन थी सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में कि इंटरेस्ट रेट्स को घटाएंगे शायद सेंट्रल बैंक्स खासकर आरबीआई, वो अभी शायद उसको थोड़ा डिले होगा? बिल्कुल सोनू, क्योंकि अभी भी हमें मॉनसून के रिजल्ट्स हमें मालूम नहीं है एग्जैक्टली हमारे फूड प्राइसेस के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमें नहीं मालूम. ये सितंबर के अंत तक हमें अंदाजा होने शुरू हो जाएगा एंड तब तक आरबीआई भी एक बेहतर पोजीशन में होगा. पर मुझे नहीं लगता कहीं पे भी रेट कट्स वाली स्थिति, खासकर विकसित देशों में तो बिल्कुल ही कोई चांस मुझे नहीं दिख रही है और दूसरों को भी नहीं दिख रही है. और हमारे यहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा. आइए चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और जापान ने आज इस्पात क्षेत्र और डीकार्बनाइजेशन के मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय बैठक की. केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जापान के आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी के बीच नई दिल्ली में आज ये बैठक हुई. दोनों पक्षों ने नीतिगत रुख पर बल दिया, जिसके तहत भारत और जापान के उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए इस्पात क्षेत्र में दो बुनियादी सिद्धांतों, आर्थिक वृद्धि और निम्न कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान दिया जाएगा. एक ट्वीट में श्री सिंधिया ने कहा कि उन्होंने इस्पात उद्योग में हालिया घटनाक्रम, मौजूदा वैश्विक स्थिति और उसकी चुनौतियों पर चर्चा की. बैठक के दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया मुहिम और स्टील क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन, ग्रीन स्टील प्रोडक्शन और बेहतर ऊर्जा कारगरता की ओर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, जापान थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है. आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप है जो एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के किया जा रहा है? बिल्कुल. और सोनू, हमारे देश में जैसे कि अमेरिकी जो मंत्री आई थी, उन्होंने भी कहा कि हमने बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स रखे हैं और हम एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहेंगे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में आगे चलते हैं. The government has renewed the MOU with Swiggy and Zomato as a measure to take the street vendors on e-commerce platform. In a written reply to the Lok Sabha today, Minister of State for Housing and Urban Affairs
Kaushal Kishore, said that approximately 9,400 street food vendors have been onboarded on these e-commerce platforms. The minister informed that more than 50 lakh loans amounting to 6,399 crore rupees have been directly dispersed to the bank accounts of the beneficiaries under the PM Swanidhi scheme. Now, this is bound to give a big livelihood boost to the youth. Absolutely, Rajesh. Most of the time, when we think about these issues, we think about employment. But I think the key part is if you can generate income in any form. A lot of this will not be in the standard form of employment that one looks at. So what that does is it just helps the economic well-being of the of so many families. And sometimes what happens is when we do analysis like this, in programs like this, we tend to miss out some of these plus points or positive developments that are happening. And this particular news headline actually captures it. Minister of State for Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh, today said that nuclear power capacity is set to increase from over 7,000 megawatt to over 22,480 megawatt by 2031. Currently, the installed nuclear power capacity in the country is 7,480 megawatt, comprising 23 nuclear power reactors. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Dr. Singh said the share of nuclear power in the total electricity generation in the country was about 2.8% in 2022-23. और अब चलें कमोडिटीज की ओर. Oil price steadied today in intraday trade. Brent crude was trading at $79.90 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $75.46 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 33 रुपए की बढ़त से 59,825 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 50 रुपए की मजबूती से 76,460 रुपए प्रति किलो पर थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $2,021.60 प्रति आउंस पर था. हालांकि चांदी मंदी दर्ज करती हुई $25.35 प्रति आउंस पर थी. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं. आप शामिल हुए मार्केट मंत्र में और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदयन. Thank you for being with us, Udayan. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices scale new highs. Sensex finishes above 67,500 mark. Nifty ends near 20,000 level. Rupee appreciates 10 paise against the dollar. And India and Japan to enter partnership for decarbonization and green energy steel production. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.